नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 3 फूल और कांटा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, ये जो कविता है इसके अंदर फूल और कांटों का जिक्र किया गया है। ठीक है, इस कविता की सहायता से हमारे जो लेखक हैं वो हमको जीवन का एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस कविता को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। क्या है इसका अर्थ कि जो फूल और जो कांटे होते हैं वो एक ही जगह में जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन दोनों का पालन पोषण करता है। यानी कि जो दोनों ही मेरे ये फूल और कांटे हैं ये एक ही जगह पे जन्म लेते हैं और जो पौधा है, एक ही पौधा उनका पालन पोषण करता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। रात में, रात्रि में जो चांद है वो दोनों पर ही चमकता है, उन दोनों को ही वो एक सी चांदनी दोनों के ऊपर डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। क्या इसका अर्थ कि जो मेह मतलब होता है बादल, बादल दोनों पर एक सा ही बरसता है और जो हवाएं हैं वो उन दोनों पर एक सी ही लगती हैं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन हमको हमेशा यही देखने को मिलता है कि दोनों के जो ढंग हैं, दोनों के जो काम हैं वो एक से नहीं होते। दोनों को मिल तो एक ही सी चीज़ रही है लेकिन दोनों के जो ढंग हैं वो एक से नहीं होते। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर बसन। क्या है इसका मतलब कि भाई जो कांटा होता है वो उंगलियों में छेद कर देता है, वो उंगलियों में चुभ जाता है, वो क्या करता है उंगलियों में छेद कर देता है। और वर बसन मतलब कपड़ों को वो क्या करता है फाड़ डालता है। जो कांटा होता है वो उंगलियों में चुभ जाता है, उंगलियों में छेद कर देता है और कपड़े को क्या करता है, वर बसन को क्या करता है फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भौर का है बेध देता श्याम तन। क्या इसका अर्थ कि जो प्यार डूबी यानी कि जो प्यारी प्यारी तितलियां, नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी तितलियां होती हैं उनके परों को काट देता है कौन, कांटा। प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही तितलियों के परों को कांटा काट देता है। और भौरों का जो श्याम तन है यानी भौरों का जो ये सांवले रंग का जो शरीर है इसको ये भेद देता है, यानी कि भौरों के शरीर में कांटा लग जाता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरों को अपना अनूठा रस पिला। अब यहाँ पे फूल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फूल की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई जो फूल होता है वो तितलियों को अपनी गोद में लेता है। ठीक है, कांटा जो है वो तितलियों के परों को काट दे रहा है लेकिन जो फूल है ये तितलियों को अपनी गोद में लेता है। भौरों को अपना अनूठा रस पिला, और ये भौरों को अपना रस पिलाता है। कांटा जो होता है वो भौरों के शरीर को भेद देता है, उसके शरीर में लग जाता है, लेकिन जो फूल होता है वो भौरों को अपना रस पिलाता है। निज सुगंधो और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। क्या कह रहा है कि भाई अपने जो उसकी सुगंध होती है, जो उसकी बहुत अच्छी सी सुगंध और जो बहुत अच्छे अच्छे उसके क्या होते हैं रंग होते हैं, है सदा देता कली जी की खिला। वो क्या करता है सदा सबके मन को बहुत ही भाता है, कलियां खिला देता है सुंदर सुंदर। है सदा खटकता एक सबकी आंखों में, एक जो है वो सबकी आंखों में खटकता है। किसकी बात कर रहे हैं? कांटे की। कि जो कांटा होता है ये सभी की क्या आंखों में खटकता है, सभी को ये पसंद नहीं आता। दूसरा है सहता
सुर शीस पर, दूसरा जो है वो सुर का मतलब होता है देवताओं, यानी कि दूसरा जो है वो देवताओं के शीश पर यानी कि सिर पर सजाया जाता है। सहता का मतलब होता है सजाया जाता है, ठीक है। कांटा जो होता है वो सबकी आंखों में खटकता है, वहीं दूसरी तरफ जो फूल होता है वो क्या करता है, देवताओं के सिर पे सजाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। क्या कह रहे हैं कि भाई कुल की बढ़ाई, मतलब इससे मतलब नहीं कि आप कितने बड़े कुल से आते हो, आपका कुल कितना बड़ा है। अगर आप दूसरों के प्रति अच्छे नहीं हो, अगर आप दूसरों से सही से पेश नहीं आते हो, अगर आप में बड़प्पन की कमी है तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, ठीक है ना। तो आप में क्या है भाई, आप में कमी है, आप अच्छे व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं हो। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, मतलब कुल की बड़ाई काम नहीं देती, कुल की बड़ाई बिल्कुल भी काम नहीं देती जिनमें बड़प्पन की कमी होती है। बड़प्पन का मतलब क्या होता है, बड़प्पन का मतलब ये होता है कि भाई दूसरों के साथ अच्छा पेश आने वाला, ठीक है ना, दूसरों से प्यार से बात करने वाला, दूसरों से सही से बात करने वाला, ये होता है बड़प्पन, ठीक है। बोलते नहीं कि भाई बड़प्पन में इसको माफ़ कर दो, मतलब अगले की बात सुनो और अगर सही लगे तो माफ़ कर दो, ठीक है ना। तो ये है मेरी पूरी कविता, ठीक है। और इस कविता के लेखक कौन है, इस कविता के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो कविता है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसका अर्थ आपको समझा देता हूँ, फिर हम लोग प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। तो कविता के अंदर फूल और कांटों के बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस संसार में फूल और कांटे एक ही जगह पर पैदा होते हैं। कहाँ पर पैदा होते हैं, पौधे पर लगते हैं ये, और एक ही पौधा इनका लालन पाषण करता है, इनका लालन पोषण करता है, ठीक है। रात में जो चांद है वो अपनी चांदनी दोनों पर डालता है, जो बादल हैं वो दोनों पर ही बराबर तरीके से बरसता है, जो हवाएं हैं वो दोनों पर ही बहती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें ये देखने को मिलता है कि दोनों के जो ढंग हैं, दोनों के जो काम करने के तरीके हैं वो बिल्कुल भी एक से नहीं हैं। जो कांटा होता है वो लोगों की उंगलियों को छेद देता है, लोगों की उंगलियों में घाव कर देता है। जो कपड़े होते हैं उनको फाड़ देता है, जो प्यारी प्यारी तितलियां होती हैं उनके पर को तोड़ देता है और भंवरों के शरीर में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो फूल होता है वो तितलियों को अपनी गोद में बैठाता है, भंवरों को अपना रस पिलाता है, अपनी अच्छी खुशबू और अच्छे रंगों से सभी के मनों को भाता है। एक जो है वो सबकी आंखों में खटकता है, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा यानी कि जो फूल है उसको देवताओं के सिर पे सजाया जाता है, ठीक है। किसी की जो कुल मतलब कोई बड़े कुल से आया हुआ व्यक्ति बड़ा नहीं है अगर उसमें बड़प्पन नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी में बड़प्पन की कसर है, किसी में बड़प्पन की कमी है, तो वो भले ही कितने ही बड़े कुल से क्यों ना आया हो, वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये तो था हमारी पूरी कविता। अब इसके बाद में प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ना हम लोग कवि से परिचय इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बचपन में यह प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होंगी। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी फूल और कांटा के कवि हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिऔध जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौने और खेल तमाशा उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ पे हम लोग हमारे जो ये कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, इनके बारे में हम यहाँ पे कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इनका जो जन्म है वो 1865 में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे ये इनका जन्म हुआ है, आजमगढ़ में हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी रचनाएं करी हुई हैं। यहाँ पर कुछ नाम भी दिए हैं, जैसे चांद खिलौने और खेल तमाशा, ठीक है ना। ये सब क्या है, बहुत मशहूर हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो हमने कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर ली। आइए मित्रों, आइए दोस्तों, अब हम लोग सीधे इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। मेरी समझ से देखिए, ये वाला प्रश्न मेरा बहुत आसान है। आपको क्या करना है, पहले प्रश्न पढ़ना है, ठीक है,
और फिर मैंने नीचे विकल्प दिए हुए हैं। ठीक, आपको इनमें से जो विकल्प सही लग रहा है उसके सामने आपको तारा बना देना है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न ये है, कविता में कांटों के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। आपको बताना है कि कविता में कांटों के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट कर देता है, तो कविता के अंदर ऐसा तो कोई जिक्र नहीं है कि जो कांटा होता है वो अपनी आसपास की खुशबू को नष्ट कर देता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है, कांटा जो है वो तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है, नहीं, उनको ये नुकसान पहुंचाता है। कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है, एकदम सही। जो कांटा होता है वो उंगलियों को छेद देता है और वस्त्रों को वो फाड़ देता है। कांटा पौधों को हानि पहुंचाता है, नहीं दोस्तों, जो कांटा होता है ना वो पौधों को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि कांटा जो होता है वो पौधों की रक्षा करता है, ये क्या होता है, रक्षक होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आपके पहले वाले का उत्तर हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारे दूसरे वाले पर। तो दूसरा वाला मेरा क्या है, कविता में फूल और कांटों में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप से व्यक्त करता है। क्या कह रहे हैं कि कविता के अंदर फूल और कांटों के बीच में जो समानताएं हैं, मतलब वो कैसे एक से हैं, कैसे विभिन्न एक दूसरे से अलग हैं, इनका उल्लेख किया गया है। नीचे मेरे कौन कौन से वाक्य हैं जो कि इसको सही रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहला वाक्य मेरा क्या है कि फूल सुंदरता का प्रतीक होते हैं और कांटा कठोरता का प्रतीक है। दूसरा वाक्य यह है कि फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। तीसरा क्या है, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं, तो ये है मेरा इसमें सही। ठीक है, इस वाले को भी पढ़ लेते हैं। फूल और कांटों को सामान्य देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग अलग होते हैं, तो ये भी दोस्तों सही होगा। ठीक है, मेरे ये जो दो विकल्प है ना ये सही है, तो इन दोनों पे आप तारे बना दीजिए। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तीसरे वाले पे हम लोग आते हैं। तो तीसरा मेरा क्या है, तीसरा है मेरा, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है। कविता के आधार पर बताओ कौन सा निष्कर्ष मेरा सही है। पहला है, व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है, नहीं जी। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। दूसरा क्या है, कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। तो देखिए दोस्तों, इसका ना ही तो ये होगा ना ही तो ये होगा। सेकंड वाला इसका एकदम सही है कि व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। ठीक है ना, व्यक्ति का सम्मान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कार्यों से होता है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपकी कुल की तो प्रसिद्धि होगी होगी, है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी तार लगा सकते हो। चलिए, चौथे वाले पर आते। तो चौथा मेरा क्या कह रहा है दोस्तों, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कविता के हिसाब से नीचे में जो कथन दिए हुए इनमें से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सही है। पहला मेरा क्या है, धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। नहीं भाई, कविता के अंदर धन दौलत की कोई बात नहीं हुई है, तो ये आपका विकल्प एकदम गलत है। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती है, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। और आखिरी मेरा कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है, ये भी गलत है। तीसरा ही ऑप्शन मेरा सही है। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, कुल से नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका उत्तर। अच्छा, अगला जो मेरा है खा वाला, उसमें यही कह रहे हैं कि भाई अपने साथियों के देखिए उन्होंने किस किस ऑप्शन को चुना है, किस किस विकल्प को चुना है, उस पर चर्चा कीजिए। ठीक, यही सब है। चलिए, पंक्तियों पर चर्चा क्या है मेरा अगला, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो देखिए दोस्तों, नीचे मेरी क्या दी हुई, पंक्तियां दी हुई हैं, आपको इन पंक्तियों को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने पे आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया वो आपको लिखना होगा। ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है, मैं उन पर है बरसता एक सी, उन पर हवाएं हैं बही,
पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। क्या इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि जो बादल होता है, जो मेघ होता है, वो बराबर रूप से दोनों के ऊपर पानी बरसाता है। जो हवाएं होती हैं वो बराबर रूप से दोनों के ऊपर से बहती हैं, दोनों के लगती हैं, दोनों के ऊपर चलती हैं। लेकिन हमको हमेशा यही देखने को मिला है कि दोनों को चीज़ें तो एक से मिल रही हैं, लेकिन दोनों के ढंग यानी कि दोनों के काम एक से नहीं होते। ठीक है ना दोस्तों? तो ये हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है, चाहो तो इसको आप खुद से भी लिख सकते हो या फिर जैसा अभी आपने स्क्रीन पर देखा वैसे लिख लो। ठीक है, अगले पर आते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि भाई जो कुल की बड़ाई है वो कैसे काम दे, किसी की कोई अगर बड़े कुल का है, उसकी बड़ी कुल की वाहवाही है, तो वो कैसे काम दे अगर उस व्यक्ति में बड़प्पन की क्या है, कमी है। ठीक है, मतलब ये है कि भाई जिस व्यक्ति में बड़प्पन की कमी होती है उसमें कुल के होने का कोई लाभ नहीं, वो भले कितने बड़े कुल का हो, इस बात का कोई लाभ नहीं। ठीक है ना, मतलब कुल नहीं, लोगों के कर्म, लोगों के बड़प्पन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो इसका अर्थ आप ये लिख सकते हो। ठीक है, छोटा सा है, लिख लो। मिलकर करें मिलान। इस कविता में फूल और कांटे के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभाव में अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है। क्या क्या है कि इस कविता के अंदर फूल और कांटाओं का, जो ये कांटे हैं, इनके उदाहरण की सहायता से लोगों का जो स्वभाव होता है, ठीक है, उसके अंदर जो अंतर और जो समानताएं होती हैं उसकी ओर संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस कविता के अंदर फूल और कांटा किसके प्रतीक के रूप में इनका इस्तेमाल किया गया है, किस चीज़ के प्रतीक के रूप में इनका इस्तेमाल किया गया है। अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथियों के साथ में मिलकर चर्चा करो कि जो फूल और कांटे हैं ये किसके किसके क्या है, प्रतीक हैं। ठीक है, इन्हें उपयुक्त प्रतीकों से जोड़िए, और मेरे जो प्रतीक दे रखे हो ना इनसे जोड़ो भाई। ठीक, तो मेरे प्रतीक क्या दिए हैं? मेरे प्रतीक दिए हुए हैं दया, ठीक है, स्वार्थ, तो दया किसके है? फूल। ठीक है, स्वार्थ, स्वार्थ ये लो जी, कांटा इसका प्रतीक हो जाएगा। अच्छाई ये फूल में जाएगा। सुख ये भी फूल में जाएगा। सुंदरता, फूल जो सुंदरता का भी प्रतीक होता है। कोमलता का भी प्रतीक मेरा क्या होता है? फूल होता है। आनंद का भी प्रतीक क्या होता है? मेरा फूल होता है। ठीक है, परोपकार का प्रतीक फूल, प्रेम का प्रतीक फूल, बुराई का प्रतीक कांटा, दुख का प्रतीक कांटा, कठोरता का प्रतीक कांटा, प्रसन्नता का प्रतीक फूल और पीड़ा का प्रतीक कांटा। ठीक है ना, तो ऐसे मैंने मिला दिया, ऐसे आप भी मिला लीजिए। ठीक, चलिए सोच विचार के लिए कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क्या करें? कविता को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ो, पता लगाओ और फिर लिखो। ठीक है, क मेरा क्या है? कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं। क्या इसका मतलब कि भाई कविता के अंदर मेरी ऐसी कौन कौन सी समानताओं के बारे में दिया गया है जो कि मेरे सभी पौधों के ऊपर लागू होती हैं। तो देखो भाई, कविता के अंदर चांद अपनी चांदनी दे रहा है, इसका उल्लेख है। ठीक है, और चांद जो होता है वो सभी पौधों को बराबर क्या करता है? चांदनी देता है। ठीक है, इसके अलावा जो बादल हैं वो सभी पौधों पर समान रूप से बदलते हैं, और जो हवाएं हैं वो सभी पौधों पर समान रूप से बहती हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि कविता के अंदर चांद की चांदनी, हवाएं और मेघों की बारिश, इन समानताओं का उल्लेख किया गया है जो कि मेरी हर पौधे पर समान रूप से लागू होती हैं। ठीक है, चलिए ख पर आते हैं। आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई देता है? तो सवाल क्या पूछ रहा है कि आपको फूल और कांटे दोनों के स्वभाव में क्या अंतर दिख रहा है। तो देखो, फूल कोमल है, ठीक है ना, तितलियों को गोद में ले रहा है, भंवरों को रस पिला रहा है, ठीक, हर तरफ अपनी खुशबू और अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो कांटा है वो उंगलियों में छेद कर दे रहा है, तितलियों के पर को तोड़ दे रहा है, ठीक है, भंवरों के शरीर को भेद दे रहा है कि नहीं। तो फूल और कांटे के स्वभाव में हमको कौन कौन सा अंतर नजर आ रहा है कि फूल क्या है? कोमल है, सुखदाई है, सुगंध देने वाला है, ठीक। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा कांटा है वो कैसा है? कठोर है,
कष्ट देने वाला है दूसरों को। ठीक है, कैसा है, कठोर है और कष्ट देने वाला है। ठीक, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगले वाले पर आते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उन्हें पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, बताइए। कविता के अंदर मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है? तो देखो, कविता के अंदर मुख्य रूप से मेरी बात क्या दी गई थी, यही दी गई थी कि भाई व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, बड़प्पन होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर बड़प्पन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति में बड़प्पन की कमी है, अगर व्यक्ति में बड़प्पन नहीं है, तो उसके कुल के बड़े होने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, मतलब कुल के बड़े होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, किसी भी व्यक्ति में बड़प्पन होना। बड़प्पन मतलब उसका स्वभाव अच्छा होना। ठीक है, दूसरों के प्रति उसके जो स्वभाव है, उसके जो काम है वो अच्छे होना। ठीक है ना। तो कविता के अंदर मेरे मुख्य रूप से यही बात कही गई है। ठीक है, चलिए अगला मेरा घ क्या कह रहा है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। उदाहरण देकर समझाइए। ये जो मेरी लाइन नहीं है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, इस लाइन को आपको उदाहरण देते हुए समझाना होगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि इस लाइन में आखिर कहा क्या गया, इस पंक्ति के अंदर आखिर कहा क्या गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि भाई किसी भी व्यक्ति के कुल की प्रतिष्ठा, कुल की मान तब काम नहीं आती, तब इसके कोई भी मायने नहीं होते अगर उस व्यक्ति के अंदर बड़प्पन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, मतलब अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है, उसके काम अच्छे नहीं है, तो कुल उसका किसी लाभ का नहीं। कुल भले कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके किसी भी काम का है नहीं। ठीक है ना। इसको ना आप महाभारत आप सभी ने देखी है या फिर रामायण आप सभी ने देखी होगी। ठीक है, तो रावण और कौरवों, इनका कुल कितना ऊंचा था, ऊंचा था कि नहीं ऊंचा था, ऊंचा था। लेकिन उसके बावजूद इनके जो कर्म थे, इनके जो काम थे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। है कि नहीं, है कि नहीं है ना। तो यहां पे आप यही लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सहता सुर शीस पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव के व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई पहले तो ये लाइन दी हुई मेरी कि है खटकता एक सबकी आंखों में और दूसरा है सहता सुर शीस पर। ठीक, मतलब एक सबकी आंखों में खटकता है और दूसरा देवताओं के सिर पे सजता है। लोग जो हैं वो कैसे स्वभाव वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्ति से दूर रहना पसंद करते हैं। तो देखो, जिसका स्वभाव अच्छा होता है, ठीक है ना, जिसमें बड़प्पन होता है, जिसमें दया होती है, दूसरों के प्रति विनम्रता होती है, ठीक है ना, लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। वहीं वो लोग जो कि दूसरों से अच्छे बात नहीं करते, ठीक है, स्वार्थी होते हैं, दूसरों के प्रति बड़े ही कठोर रहते हैं, लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। तो इसका यही इसका उत्तर है। ठीक है, कि लोग अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं, वहीं जिनका स्वभाव अच्छा नहीं होता, जो दूसरों से विनम्रता से पेश नहीं आते, जो दूसरों के लिए खराब कार्य करते हैं, लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे पर बरसते, बाकी पौधे इन सब के बिना कैसे दिखेंगे और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो मेरे अगले प्रश्न है ना, इनको आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ अनुमान और कल्पना वाले, मतलब यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, इस पर आप सिर्फ चर्चा करनी है आपको। ठीक, लिखना कुछ भी नहीं है। तो उसमें ये कह रहे कि कल्पना करो, इमेजिन करो कि जो चांदनी है, जो हवा है और जो बादल है, वो केवल एक ही पौधे को मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बाकी पौधों को ये सब नहीं मिल रहा है। तो बाकी पौधे इन सब के अभाव में कैसे दिखाई देंगे, उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जी, अगर बादल बरसेगा नहीं पौधे पर, तो क्या उसको पानी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना, वो जीवित नहीं रह पाएगा। अगर हवा नहीं चलेगी तो पौधे को हवा नहीं मिलेगी। ठीक है, सांस लेने के लिए, खाना ना बनाने के लिए, तब भी काम नहीं। हाँ, ये कि चांदनी अगर नहीं भी पड़ती है तब भी चलेगा, लेकिन अगर अगर हवा और पानी किसी पौधे को नहीं मिलेगी तो वो पौधा जीवित नहीं रह पाएगा। तो जिस पौधे पर ये
तीनों चीज़ें हैं वही जीवित रह पाएगा, बाकी सारे जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगला मेरा क्या है कि यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती। अगर सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती। तो देखो दोस्तों, दुनिया ना बड़ी अजीब सी, बड़ी बोरिंग सी लगती। ठीक है ना, हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है, हर पौधे की अपनी अपनी क्या होती है, खासियत होती है। किसी पौधे में फल लगता है, किसी पौधे में फूल लगता है, किसी पौधे की जड़ का हमें इस्तेमाल होता है, तो किसी पौधे की लकड़ी बड़ी अच्छी होती है। अगर सारे ही पौधे एक से होते तो क्या हमें ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग पौधों से मिल पाती? कभी नहीं मिल पाती, है कि नहीं, कभी नहीं मिल पाती। तो अगर सभी पौधे एक से होते तो दुनिया के अंदर मेरी विविधता का भाव होता, मतलब मुझे अलग अलग चीज़ें देखने को ही नहीं मिलती, दुनिया बड़ी बोरिंग सी, बड़ी अजीब सी लगती। ठीक है, अगला मेरा क्या है, यदि कांटे ना होते और हर पौधे केवल फूलों से भरे होते तो क्या होता? अगर कांटे नहीं होते और हर पौधा अगर फूल से भरा होता तो बताओ क्या होता। देखो दोस्तों, कांटा जो होता है ना किसी भी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ये जो कांटे होते हैं ना, ये पौधों की रक्षा करते हैं। ठीक है ना, ये पौधों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे काम हैं जो कि कांटों की ही सहायता से ही होते हैं। ठीक है, तो कांटे पौधों के बहुत काम के होते हैं, और अगर कांटे पौधे पर नहीं होंगे ना तो इसका पौधे पर ही नुकसान होने वाला है। ठीक, हाँ ये है कि भाई रंग बिरंगे खूब फूल होंगे तो देखने में जरूर अच्छा लगेगा, लेकिन पौधे का अगर कांटा नहीं है ना तो पौधे का बहुत नुकसान होगा। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। कल्पना कीजिए कि एक तितली कांटों से मित्रता करना चाहती है, उनके बीच कैसे संवाद होगा। ऐसा सोचो कि एक कोई तितली है जो कि कांटों से दोस्ती करना चाह रही है, तो इन दोनों के बीच में कैसे बातचीत होगी, इसकी आपको कल्पना करनी होगी। अगला मेरा क्या है, कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे, फूल और या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। आप किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे, कारण सहित बताइए। क्या कह रहे हैं, कल्पना करो कि आपको कांटे और फूल दोनों के ही गुणों के साथ में अपनी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो आप किसके गुणों को अपनाना चाहोगे, कारण के साथ बताओ। ठीक है ना, तो आपको ना दोनों के ही कुछ कुछ गुण अपनाने हैं। ठीक है, दोनों के ही कुछ कुछ गुण अपनाने हैं। हमें कांटे से क्या सीखना है, हमें कांटे से ना खुद की रक्षा करना सीखना है। ठीक है, क्योंकि देखो जो फूल होता है ना बहुत कमजोर होता है और कांटे उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो हमें कांटों से खुद की रक्षा करना, ठीक है, और हर परेशानी में डटे रहना, ये सब सीखना है। साथ ही में फूलों से आप क्या सीख सकते हो, फूलों से आप उनकी सुंदरता सीख सकते हो। ठीक, जिस प्रकार से वो दूसरों के साथ पेश आते हैं इसको सीख सकते हो। ठीक है ना, तो आप इन सबको इससे सीख सकते हो। चलिए, शब्दों से जुड़े शब्द, तो ये प्रश्न मेरा बहुत आसान होता है और ये हमको हर पाठ में देखने को मिला है। ठीक है, देखो जी, प्रश्न सीधा सा है। यहाँ पे आपका एक शब्द दिया होगा जो भी है, जिसके यहाँ पे दिया है बड़प्पन, तो आपको बड़प्पन से ही मिलते हुए बाकी शब्दों को लिखना होगा। अब ये शब्द कुछ भी हो सकते हैं, बस मिलते होने चाहिए, बाकी आप कुछ भी लिख लो। जैसे यहाँ दिया है एक संतोष। ठीक है, तो बड़प्पन से चाहो तो आप लिख सकते हो उदारता। ठीक है, बड़प्पन से आप लिख सकते हो दया। ठीक है ना, ये सब लिख सकते हो। तो ऐसे शब्द जो भी आपके मन में आ रहे हैं, बड़प्पन शब्द सुन के लिख दो। जो भी शब्द आपके मन में आ रहा है, जरूरी नहीं कि उसका कुछ खास मतलब होना चाहिए, जो भी मन में आ रहा है लिख दो। ठीक है ना, ये प्रश्न यही है, इसमें आपको जो भी मन में आ रहा है ना वो लिखना है, समझे। चलिए, बड़प्पन, बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है बड़ाई, श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, महत्व, गौरव। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई या महानता बताने के लिए किया जाता है। जैसे उनकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया। देखिए, जो मेरा शब्द होता है बड़प्पन, ये मेरा बड़ा और पन इन दोनों से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बड़ाई, श्रेष्ठ या फिर बड़े होने का भाव, महत्व या फिर गौरव। इस शब्द का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल हम लोग किसी के व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई और महानता को बताने के लिए करते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है मेरा एक कि उनकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव व्यक्त करते हैं उन पर गोला बनाइए। जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते उनके नीचे रेखा खींचिए। बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं, नीचे मेरे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कुछ शब्द बड़प्पन का भाव व्यक्त कर रहे हैं, वहीं कुछ जो है बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं कर रहे हैं। जो बड़प्पन का भाव व्यक्त कर रहे हैं उस पर गोला लगा दो और जो बड़प्पन का भाव नहीं व्यक्त कर रहे हैं उस पर रेखा खींच दो। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहला है सहनशीलता, गोला बनाओ भाई, बड़प्पन का भाव व्यक्त कर रहा है। दया, गोला। अहंकार, नहीं जी। विश्वास, बिल्कुल। घमंड, नहीं। ईर्षा, नहीं। द्वेष, नहीं। प्रतिशोध, नहीं। क्रूरता, नहीं। उदारता, बिल्कुल। विनम्रता, बिल्कुल। त्याग, बनाइए गोला। संतोष, समर्पण, आदर, सम्मान, निष्ठा, परोपकार, सद्भावना, स्वार्थ नहीं, अपमान नहीं, अविश्वास नहीं, झूठ नहीं, अधीरता नहीं, लालच नहीं और झगड़ालूपन नहीं। तो ये जो शब्द हैं जिन पे मैंने गोला लगाया है, ये बड़प्पन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं, बाकी सब बड़प्पन के भाव को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, कविता की रचना। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधो ओ निराले रंग से, है सदा देता कली का जी खिला। इस पंक्तियों में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं कि इन पंक्ति में रेखांकित यानी रेखा खींचे शब्द पर ध्यान दो। क्या आपने इस शब्द को पहले कहीं पढ़ा है? क्या आपने इससे पहले इस शब्द को कहीं पढ़ा है? वैसे मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना, ये मेरा और है। ठीक है, ये मेरा क्या है? और है। बस यहाँ पे शॉर्ट में करके लिख दिया गया है। ठीक, यह शब्द और कविता में रा वर्ण नहीं लिखा गया है। वही कह रहे कि ये शब्द मेरा क्या है? और है, और कविता में रा मेरा नहीं है। कई बार बोलते हुए हम शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चारित नहीं करते हैं। कई बार क्या करें कि बोलते समय हम शब्द की जो आखिरी की ध्वनि होती है ना, उसका उच्चारण कई बार क्या करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, कभी भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। कवि भी जो है वो कविता की लय के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर प्यार डूबी तितलियों का प्रयोग किया गया है। हर दूसरी पंक्ति की अंतिम शब्द मिलते जुलते ध्वनि वाला यानी तुर्कांत है। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई इस कविता के अंदर मेरी ऐसी और भी कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि प्यार में डूबी तितलियों की जगह पे प्यार डूबी तितलियां ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही में जो अंतिम शब्द है वो कैसा है? मिलता जुलता यानी तुर्क वाला है। ठीक है ना। अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। समूह में साथ में मिलकर सब लोग इन विशेषताओं की सूची बनाओ कि इस कविता के अंदर मेरा क्या क्या विशेष है। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। साथ ही में आपके समूह ने जो सूची तैयार की है उसको क्लास में सभी के साथ में उनको दिखाओ। ठीक है। ख मेरा क्या है? नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। देखो ये मेरा जो प्रश्न है बहुत आसान है, इसमें मिलान करना है। एक तरफ लिखिए कविता की विशेषता और एक तरफ है कविता की पंक्ति। ठीक है, तो विशेषता को पंक्ति से मिला दो। ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले है कि एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। यानी एक ही वर्ण क्या होता है? मेरा अक्षर। ठीक है ना। तो एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द जो कि मेरे एक लाइन में क्या है? साथ साथ आए हैं। तो इसको देखो, ये वाला कहाँ गया? ये सोहता सुर। ठीक है, साथ साथ से आ रहा है। ठीक है ना। ऐसे अपना अनूठा। ठीक, तो इसका आपका 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का आपका क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है? अगला है मेरा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो मुहावरे का प्रयोग किसमें है खटकता एक सबकी आंखों में, ये है। ठीक है, ये आपका मुहावरा वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए थर्ड पर आते हैं। प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न किसमें पूछा गया है? किस तरह कुल की बड़ाई, ये है किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, ये हो गया आपका। चौथा क्या है कि भाई प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे में मानवीय कार्यों और भावनाओं का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक जो में चीज़ें होती हैं उनमें जो इंसानों की भावना होती है, ठीक है, इंसानों की तरह जो भावनाएं होती हैं, जो काम होते हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो भौरे को अपना अनूठा रस पिला नहीं, फाड़ नहीं,
फूल लेकर तितलियों को गोद में, ये हो जाएगा फूल लेकर तितलियों को गोद में, क्योंकि फूल तो तितलियों को गोद में ले नहीं सकता है, नहीं ले सकता है ना, ले नहीं सकता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया, तो एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द, तो ये आपका इसी में है, 4 में ही है, ठीक है ना। क्योंकि इसको पढ़ के क्या मतलब समझ में आ रहा है कि एक जो है लोगों की आंखों में खटकता है, वहीं दूसरा जो है वो देवताओं के सिर को सजाता है, ठीक है। चलो, तो ये तो मेरा ये वाला प्रश्न हो गया। अगला क्या है मेरा, कविता का सौंदर्य, क्या है मेरा क। आगे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके दिखाएं, जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हों उन पर घेरा बनाइए। अच्छा, देखो ये अगला प्रश्न ना मेरा बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कविता से कुछ पंक्तियां दी हुई हैं और खाली जगहें क्या है दी हुई हैं पंक्तियों के साथ में। आपको क्या करना है कि इन खाली जगहों पर जो सही शब्द है ना उसको भरना है, ठीक है। जैसे कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। अब इसके बाद में आएगा आपका इसमें रात, रात में उन पर चमकता चांद, रात में उन पर चमकता चांद, ठीक है। तो सेकंड वाले में आपका क्या आ जाएगा चांद, इसमें आ जाएगा आपका रात, ठीक है। दूसरा क्या है खाली जगह उन पर बरसा एक साथ, तो यहां पे आएगा आपका मेह, मेघ मत कर देना, मेह मतलब बादल, ठीक है। बादल और मेघ मतलब भी वही चीज होती है, लेकिन यहाँ पे मेह आया है, ठीक है। एक सी उन पर खाली जगह है बही, क्या बही, हवाएं, ठीक है ना, कविता में मिली थी हवाएं, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, ठीक है ना। चलो, तो ये तो मेरा इसका उत्तर हो गया। अगले पर आते हैं। तो ख मेरा क्या कह रहा है, अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि कौन सा शब्द रिक्त स्थान में सबसे अधिक साथियों को जच रहा है और क्यों। अच्छा, मतलब यही कह रहे हैं कि भाई अपने समूह में चर्चा करके पता लगाओ कि कौन सा शब्द जो है वो इन पंक्तियों में क्या है जच रहा है ज़्यादा, ठीक है। चलो, विशेषण। तो अब दोस्तों हम लोग विशेषण के वो पढ़ने वाले हैं। अच्छा, विशेषण क्या होता है पता है, विशेषण क्या होता है पता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। भौर का है वेद देता श्यामतन, श्यामतन का अर्थ होता है काला शरीर। यहाँ श्याम शब्द भंवरे के शरीर की विशेषता बता रहा है, अर्थात श्याम विशेषण है। तन एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात तन विशेष्य शब्द है। अच्छा, विशेषण में ना विशेष्य भी होता है। विशेष्य किसको कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन है हमारी, कौन सी, भौर का है वेद देता श्यामतन। तो श्याम शब्द का मतलब क्या होता है, श्याम का मतलब होता है काला, ठीक है। और तन, तन मेरा क्या है, वैसे श्याम का मतलब ना सांवला होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे काले की तरह इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो श्याम का मतलब क्या है यहाँ पे इस पंक्ति में काला, और तन है मेरा शरीर, ठीक है। तो शरीर मेरा संज्ञा शब्द होता है, क्योंकि तन शरीर का नाम है ना, ये क्या हो गया संज्ञा शब्द हो गया। और इस संज्ञा शब्द के बारे में ये जो शब्द है श्याम काला, ये और बता रहा है कि जो शरीर है वो किस रंग का है, काले रंग का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शब्द है मेरा श्याम यानी कि काला, ये मेरा क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये तन के बारे में और बता रहा है, ठीक है ना। तो यही मेरा विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है, तन की विशेषता बताई जा रही है, तो ये इसका विशेष्य हो गया, ठीक है। चलिए, नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। देखो बहुत आसान ये प्रश्न है। क्या कह रहे हैं, नीचे में पंक्ति दी हुई है, इसमें आपको विशेषण और विशेष्य पहचानना है, जिसमें कि पहले तो हम लोगों ने पहचान लिया कि श्याम मेरा क्या हो गया विशेषण और तन मेरा क्या हो गया विशेष्य, ठीक है। अगली पंक्ति है फाड़ देता है किसी का वर वसन। तो भाई यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा मेरा वर, क्या हो जाएगा वर, ठीक है। और विशेष हो जाएगा बसन, क्या हो जाएगा बसन, बसन, ठीक है। भौरे को अपना अनूठा रस पिला। तो यहाँ पे देखो जो शब्द मेरा अनूठा, ये हो जाएगा विशेषण, क्योंकि ये रस के बारे में और बता रहा है, ठीक है। तो अनूठा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अनूठा, ठीक है, ठा,
रुक जाओ, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ठा को सही से लिख लेते हैं बढ़िया से, अनूठा। ठीक है, चलो अनूठा, ये हो गया इसका विशेषण, और विशेष से हो जाएगा इसका रस। क्या हो जाएगा? रस। ठीक है, अगला मेरा क्या है? निज सुगंधो और निराले ढंग से। तो यहां पे जो विशेषण बन रहा है वो है मेरा निराले। क्या है? निराले। ठीक है, निराले मतलब क्या होता है? अनोखे। और ढंग इसका क्या हो गया? विशेष हो गया। ठीक है ना? ठीक है, चलो तो ये तो मेरा हो गया इसका उत्तर। अगला क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विशेष्य के लिए अपने मन से विशेषण सोच के लिखिए। बहुत आसान है, नीचे जो मेरे विशेष्य दिए हुए हैं विशेष्यों के लिए आपको विशेषण अपने मन से सोचकर लिखने होंगे। ठीक है, तो पहला है फूल, तो सुंदर सुगंधित या सुंदर कोमल। ठीक है, या फिर कोमल जो चाहे लिख लो आप। ठीक, कोई रंग हो तो रंग भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा मतलब निराला ऐसे करके लिखना। ठीक है, चलो कांटा क्या हो जाएगा? कांटा मेरा कैसा होता है? कांटा एक तो मेरा सख्त होता है, ठीक है, कठोर होता है, ठीक है, और नुकीला होता है। ठीक है ना? तो ये सब लिख सकते हो उसमें। मेह बादल, बादल मेरे कैसे होते हैं? मतलब जो मेरा मेह है ये मेरा कैसा होगा? तो इसमें लिख सकते हो गुब्बारे जैसे। ठीक है, और या फिर इसमें लिख सकते हो विशाल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। चांद, तो चांद कैसा होता है? चांद कैसा होता है? देखो कभी कभार जब ग्रहण पड़ता है तो लाल चांद दिखने को मिलता है। ठीक है, और साथ में चांद 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 कैसा? गोल चांद, ठंडा चांद। ठीक है, इसके अलावा और क्या चांद के लिए लिख सकते हो? चांद के लिए और क्या विशेषण सोच सकते हो? ठंडा हो गया, सुंदर, सुंदर सुंदर भी हो जाएगा इसके लिए, सुंदर चांद। ठीक है, रात, अंधेरी रात। ठीक है, अंधेरी रात हो गया, और डरावनी रात। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिख सकते हो? इसके अलावा इसमें आप रात के आगे लिख सकते हो ठंडी रात भी तो आ जाएगा, ठंडी रात भी हो सकता है। ठीक है, ठंडी रात, गर्म रात। ठीक, ये सब लिख सकते हो। चलो, तो ये तो हो गया मेरा इसका उत्तर। आगे चलते हैं पार्ट के आगे। क्या है? आपकी बात। क, यदि आपको फूलों और कांटों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? तो अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि बताइए, अगर आपको फूल और कांटे दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो आप किसको चुनोगे? तो भाई सीधी सी बात है, हम लोग फूल को ही चुनने वाले हैं। हम लोग इसको चुनने वाले हैं, फूल को ही चुनने वाले हैं। क्यों चुनने वाले हैं? फूल सुंदर है, खुशबू अच्छी देता है, दूसरों की देखभाल कर रहा है। ठीक है, ख मेरा क्या है? कविता में बताया गया है कि फूल अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैला देते हैं। आप अपने मित्रों या परिवारों के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं? बहुत आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है कि कविता में बताया गया कि जो मेरा फूल होता है अपनी खुशबू से और अपने व्यवहार से चारों तरफ खुशहाली ला देता है। ठीक है ना? ऐसे ही आप अपने मित्रों, अपने परिवारजनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, प्रसन्नता लाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देना है। अगला मेरा क्या है? फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। आप अपने आसपास से ऐसे अन्य उदाहरण दीजिए। क्या कह रहे हैं कि फूल और कांटे मेरे क्या होते हैं? एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, तब भी साथ साथ पाए जाते हैं। अपने आसपास से आपको ऐसे ही कुछ उदाहरण उठाकर देने होंगे। ठीक है ना? तो जैसे कि मिर्ची और नमक, या फिर मिर्ची और चीनी रसोई घर में साथ में होती है कि नहीं होती है? होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से क्या है? एकदम अलग है। ठीक, इसके अलावा कलर में सफ़ेद काला एक दूसरे से एकदम अलग होता है। ठीक है ना? तब भी साथ साथ इसमें आप देखते हो, कई बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मैं अपने कमरे में देख के बताता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एकदम अलग अलग होनी चाहिए लेकिन साथ में है, मतलब जो एकदम भिन्न है लेकिन तब भी साथ में पाया जाता है। ऐसा कुछ है यहाँ पर? तो मुझे अपने कमरे में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चलो एक काम करो, ज़मीन और छत है कि नहीं, एक दूसरे से एकदम भिन्न होते हैं तब भी साथ साथ है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, उदाहरण दिए भी हुए हैं, नमक, चीनी,
शांत क्रोध, खट्टा मीठा, अच्छा काला सफ़ेद है इसमें, सुख दुख भी है इसमें। ठीक है, तो आपको ऐसी ही चीज़ें बतानी है। चलिए अगला मेरा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है छेद कर कांटा किसी की उंगली में फाड़ देता है किसी का वरबसन। आप अपने आसपास की किसी समस्या का वर्णन कीजिए जिससे आप कांटे के समान महसूस करते हैं। उस समस्या का समाधान भी सुझाइए। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई आपके आसपास कोई समस्या है, ठीक है, जिसको आप कांटे की तरह मान रहे हो, ठीक, उसके बारे में यहाँ पर बताओ। जैसे कि ऐसे मान सकते हो कि हो सकता है आपके घर में चूहे ज़्यादा हों, ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि चूहों की समस्या मेरे आंखों में कांटे की तरह खटकती है, ठीक है, और उसका सुझाव भी आपको कुछ देना होगा कि भाई इसके लिए चूहादानी ले आए, ठीक, या बिल्ली ही ले आए घर में, है ना, ऐसे। चल सृजन क इस कविता के बारे में एक चित्र बनाइए। तो दोस्तों अगला मेरा बड़ा आसान है। इसमें आपको क्या करना है कि कविता के बारे में एक चित्र बनाना है, ठीक है। और देख लेते क्या कहेगा कि आप चित्र में जहाँ चाहे अपने मन से कोई भी रंग डाल सकते हो और बिना रंग के केवल उपलब्ध रंगों की मतलब जो भी रंग उपलब्ध है ना उसकी सहायता से चित्र बना लो, ठीक है। लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चलो ठीक है, देखो इसमें ना एक फूल बना लो, सुंदर सा, सुंदर बनाना, ये तो मैं घुजुर घुजुर बना रहा हूँ, और इस फूल से लगी हुई डंडी में कांटे बना देना, ठीक है। आपको अच्छा बनाना है तो मैंने झींगा बना दिया, लेकिन आप लोग बढ़िया बनाना, सुंदर सा, ठीक है। चलिए अगला मेरा क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि फूल और कांटे के बीच में बातचीत हो रही है। उनकी बातचीत या संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। बहुत आसान है। क्या कह रहा है, मान लो फूल और कांटे के बीच में बातचीत चल रही है, ठीक है ना, तो उनके बीच में क्या बातचीत चल रही होगी उसको अपनी कल्पना से लिखो। जैसे संवाद का विषय निम्नलिखित हो सकता है, उनके गुणों और विशेषताओं पर चर्चा हो रही है, या समझने की उनके जीवन में क्या योगदान है। उदाहरण, फूल मैं दूसरे के जीवन में सुगंध और सुख फैलाता हूँ, कांटा और मैं संघर्ष की याद दिलाने और सुरक्षा देने के लिए हूँ। अच्छा ठीक है, देखो इसमें संवाद के लिए कह रहे हैं, तो संवाद 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 को सोचने दो। इसका ना संवाद कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। सबसे पहले तो हेलो नमस्ते होएगा, ठीक है। फूल कहेगा भाई नमस्कार सुप्रभात, कांटा भी कहेगा कि हाँ नमस्कार नमस्कार सुप्रभात, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से बात करें कि मैं क्या करता हूँ। फूल कहेगा कि मैं दूसरों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ, मैं दूसरों को विनम्र रहना, दूसरों की सहायता करना ये सिखाता हूँ। अब कांटा कहेगा कि मैं भी लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ, मैं लोगों को कठिन परिस्थिति में हार ना मानना, ठीक है, रक्षा करना, अपनों की रक्षा करना ये सिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बातचीत टाइप की आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कल्पना करके अपने दिमाग में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो वाद विवाद, विभिन्न समूह बनाकर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसके लिए विषय है जीवन में फूल और कांटे दोनों की आवश्यकता होती है। देखो अगला जो टॉपिक है मेरा वाद विवाद। वाद विवाद मतलब ये है कि आपको ग्रुप बनाना होगा, 2 ग्रुप बना लो, ठीक है, और दोनों के बीच में वाद विवाद होगा। टॉपिक मेरा क्या है कि जीवन में फूल और कांटे दोनों की आवश्यकता होती है। अब इसके ऊपर आपको वाद विवाद करना है। वाद विवाद कैसे होता है, एक तरफ का बच्चा कुछ बोलेगा इस टॉपिक पर, दूसरे तरफ का बच्चा जो है ना, उसने पहले बच्चे ने जो भी बोला है इस बात पे ना वो अपना अलग से एक आर्ग्यूमेंट देगा, ठीक, मतलब बोलेगा कि नहीं तुम्हारी बात अच्छा है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलती थी, ठीक, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये आपका वाद विवाद होता है। कक्षा में वाद विवाद गतिविधि का आयोजन करने के लिए सुझाव निम्नलिखित है। तो ये तो मेरे सुझाव दिए हुए हैं, ठीक है। फिलहाल आपको वाद विवाद का आयोजन करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मेरे सुझाव दिए हैं, इनका आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे सारे क्या है सुझाव हैं। चलिए जी, तो अगला है मेरा आज की पहेली। तो अब हम लोग सीधे आते हैं पहेली के ऊपर, ठीक है। तो पहला है बबूल, फूल पीला या सफ़ेद, छोटा 1 सेकंड। ये कैसी पहेली है भाई। लिखा बबूल है लेकिन यहाँ पे कैक्टस मेरा दिया हुआ है। बबूल किधर है, ये रहा बबूल, ठीक है। 1 सेकंड को मैं पढ़ लेता हूँ किसमें है क्या। नीचे कुछ ऐसे पेड़ पौधों के चित्र दिए गए हैं जिनमें फूल और कांटे साथ साथ पाए जाते हैं। चित्रों को सही नामों के साथ रेखा खींच के जोड़िए। अच्छा, देखो बहुत आसान है, आपको चित्रों को सही नाम से जोड़ना है, ठीक है ना। तो चलो भाई जोड़ना स्टार्ट करते हैं।
ठीक। तो सबसे अच्छा यहीं पे सबसे पहले है मेरा बबूल, ठीक है। तो बबूल को इससे मिला लो, ये जो बबूल है ना ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इससे मिला लो। अगला है गुलाब, गुलाब आपका होता है ये रहा, ठीक है। और फिर है मेरा नागफनी, तो इसके रंग कैसे होते हैं, एक सेकंड को, एक सेकंड अभी मैं दूसरों कर लेता फिर इस पे आऊंगा। तो बेर पे आते हैं अगला, ठीक है। तो बेर तो ये रहा मेरा, बेर है ये, ठीक है ना। और करौंदा, करौंदा किधर है, ये तो नींबू हो गया, ये हो गया नींबू, ठीक है। अब क्या पता है बचा है हमारा, करौंदा बचा हुआ है और साथ ही में और क्या बचा था भाई, नागफनी बचा हुआ है, ठीक है। तो नागफनी आपका ये हो गया कैक्टस अपना, ठीक। और करौंदा हो गया ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे हिंट भी दी हुई जो कि आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट है वो है मेरा खोजबीन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे खोजबीन के लिए आज हमारा क्या दिया हुआ है, रंग बिरंगे फूलों से, एक ये दे रखी है और दूसरों फूलों की घाटी में ये मेरी कविता दी है। तो इन सभी को आप खोजबीन के लिए पढ़ सकते हो, ये मेरी लिंक दी हुई है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी, या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर जो गूगल होता है उस पर डाल देना, आपको ये लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यूट्यूब की लिंक है, इस पर जाके आप इनकी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था मेरा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।